ठीक है ना। तो ये मैंने बताया नमामि गंगे के प्रमुख स्तंभ हैं, ठीक है ना, क्लियर। प्रमुख स्तंभ है, इन 8 स्तंभों को आप लोग एक बार देख लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ दिया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें अनुश्रवण से रिलेटेड किए हैं, ठीक, ये चीज़। फिर ये एक प्रोग्राम इन्होंने चलाया था, नेशनल वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। सीवेज शोधन संयंत्र चलाया, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए इन्होंने चलाया हुआ था, ठीक। उसके बाद यहाँ देखिए एक दिया है कृषि रसायन और उनके प्रभाव, ठीक है ना। कृषि रसायन में क्या था, कृषि रसायन जो हो रहे हैं, जैसे कुछ अजैव होते हैं, अजैव का मतलब क्या, इनऑर्गेनिक, ठीक है ना। और उर्वरक इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स व पीड़कनाशी, पीड़कनाशी का मतलब आपके जो भी पेस्टिसाइड्स, ठीक है ना, तो पीड़कनाशी में आते हैं, ठीक। शाकनाशी, शाकनाशी हम लोग कहते हैं वीडीसाइड्स, ठीक है ना, जो भी हमारे वीडीसाइड्स होते हैं। फंगीसाइड्स यानी कवक, ठीक है ना, कवकनाशी। जैसे इसमें वीडीसाइड्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक होता है 2,4-D, ठीक है ना, 2,4-D, दैट एक्ट एज क्या, ये हमारा एक्ट करता है वीडीसाइड, दैट इज अनदर नेम ऑफ ऑक्सिन। ये किसका नाम होता है, ऑक्सिन का एक दूसरा नाम होता है, ठीक है ना। इसी तरह कवकनाशी में आपने पढ़ा होगा बॉडी एक्स मिक्सचर और बरगंडी मिक्सचर, ठीक है ना, बॉडी एक्स मिक्सचर और बरगंडी मिक्सचर। इसमें होता है कॉपर सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट का एक मिश्रण, हम लोग क्या करते हैं फंगीसाइड के रूप में रख देते हैं। कैल्शियम आप जान रहे हैं, चूना, आप देखे होंगे, खुद देखे होंगे कि जैसे कोई नेताजी आते हैं, मंत्री जी आते हैं, रोड के किनारे किनारे चूना वो कर दिया जाता है, या जहाँ कचरे रहते हैं उस जगह चूना 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 फेंक देते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ और नहीं, ये बरगंडी मिक्सचर ही होता है या बॉडी एक्स मिक्सचर होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, वो कैल्शियम सल्फेट और हमारा कॉपर सल्फेट, ठीक है ना, इसका एक मिश्रण होता है जिससे कि जो भी फंगस उग रहे हों या इस तरह के सैप्रोफिटिक प्रोडक्शंस हो रहे हों, उनको क्या किया जा सके, उनको कम किया जा सके, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, आगे दिया हुआ है क्या, अब पीड़कनाशी, शाकनाशी, कवकनाशी आदि का प्रयोग काफ़ी होने लगा है। ये अलक्ष्य जीव जैसे नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म जो मृदा परितंत्र के महत्वपूर्ण घटक हैं के लिए क्या है, विषय है, ठीक है ना, क्लियर। उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति का अधिक प्रभाव रहा है। यहाँ पर कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि कार्य में रसायन का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है, जिससे मृदा प्रदूषण के साथ ही उत्पादित खाद्य पदार्थ भी प्रदूषित हो रहा है, ठीक है ना, जिससे निपटान के लिए जैविक खेती को बढ़ावा देना होगा, ठीक। अब अगला है क्या, रेडियो सक्रिय अपशिष्ट। रेडियो सक्रिय अपशिष्ट यानी रेडियो एक्टिव अपशिष्ट जो हमारे होते हैं वो बहुत नुकसानदायक होते हैं, क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियर अपशिष्ट होते हैं और ये अपशिष्टों में क्या डोमेन होता है कि ये अधिक दर पे म्यूटेशंस करते हैं। म्यूटेशंस का मतलब क्या होता है, उत्परिवर्तन। म्यूटेशन का मतलब समझ रहे हैं, सडन चेंज, ठीक है ना, सडन चेंज जो हमारा हो रहा है दैट पर्टिकुलर इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, म्यूटेशन कह रहे हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, म्यूटेशन कह रहे हैं। जैसे कि म्यूटेशंस क्या होते हैं कि मतलब तापमान के कारण या रेडियो एक्टिव वेव्स के कारण, ठीक है ना, या कोई भी ऐसा तंत्र जहां आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए हैं, आप में परिवर्तन होगा ही होगा उन दशाओं के साथ, ठीक है ना, क्लियर। तो दैट पर्टिकुलर इज क्या, म्यूटेशन। और म्यूटेशन जो होता है ये एक डिसकंटिन्यूअस चेंज में आता है। जैसे कई बार एक क्वेश्चन आता है कि डिसकंटिन्यूअस चेंज इज क्या, म्यूटेशन, उत्परिवर्तन, बट इवोल्यूशन इज अ कंटिन्यूअस चेंज, जस्टिफाई, ठीक है ना। तो इवोल्यूशन हमारा क्या है, इवोल्यूशन एक कंटिन्यूअस चेंज है। इवोल्यूशन आप देख रहे हो, सबसे शुरुआत में क्या था, जल, जल था। देखिए साइंस से ही हमारा जो है वैदिक वाला भी वो, ठीक है ना, पहला अवतार आप क्या मानते हो, मत्स्य अवतार। और सबसे पहले पृथ्वी पे जल आया तो जल में सबसे पहले कौन, मत्स्य, मछली, ठीक है ना, मछली जल की रानी, उसका पूरा फिजिक जल ही है, ठीक है ना, क्लियर। कि जल दूर हटाओगे तो मर जाएगी, है ना। उसके बाद आइए धीरे धीरे इवोल्यूशन होना शुरू हुआ, तो जल के बाद हमारा क्या आया, थल, धीरे धीरे
स्पीसीज के बाद हमारा एम्फीबियंस आए। क्या है? एम्फीबियंस, उभयचर। उभय का मतलब कॉमन और चर का मतलब चलना, ठीक है ना। जो कॉमन हो मतलब दे हैव एक्वस एज वेल एज टेरेस्ट्रियल लाइफ। उनमें एक्वस यानी जलीय, उसके साथ साथ हमारा क्या था? टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है? स्थलीय जीवन। जल और स्थलीय जीवन दोनों था, ठीक है ना। एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल लाइफ एम्फीबियंस में है। और आगे बढ़े तो रेप्टाइल्स आ गए। अब रेप्टाइल्स ने क्या किया कि रेप्टाइल्स थोड़े पेड़ पे भी चढ़ने शुरू किए। देखिए, जैसे जल में तो थे ही रेप्टाइल्स, जलीय सांप, कछुआ आप देख लीजिए, मगरमच्छ देख लीजिए। मगरमच्छ क्या है? रेप्टाइल है, ठीक है ना। क्लियर? कहाँ पाया जा रहा है? जल में पाया जा रहा है। थल पे भी है, थल पे भी है। छिपकली आप आ जाइए, छिपकली हमारा रेप्टाइल है, किस पे है? स्थल पे है, ठीक है ना। कछुआ जल थल दोनों रह रहा है। सांप जल थल दोनों रह रहा है, इवन पेड़ पे भी रह रहा है। इवन आप कुछ छिपकलियों में जानोगे, एक छिपकली है जिसका नाम है ड्रैको, वो हमारा उड़ने वाली छिपकली है। पूछा जाता है विच वन इज कॉल्ड एज फ्लाइंग लिजर्ड, तो फ्लाइंग लिजर्ड निम्नलिखित में से कौन है? ड्रैको। ड्रैको हमारी फ्लाइंग लिजर्ड कहलाती है, उड़ने वाली छिपकली कहलाती है, ठीक है ना। क्लियर? उसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो पेड़ तक तो सीमित था। छिपकली देखिए दीवार पे चढ़ रही है, ऊपर ही जा रही है, ठीक है ना। क्लियर? आप उसके ऊपर आओ, क्या होना आया? बर्ड साइज, एवीज, पक्षी वर्ग। जल में भी है, थल में भी है, और अब कहाँ? वायु में भी है। तो ये क्या हो रहा है? दैट पर्टिकुलर इज इवोल्यूशन, कॉन्टिन्यूअस चेंज। ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है। और अंततोगत्वा मैमल्स आ गए। मैमल्स कहाँ कहाँ? जल पे हैं, थल पे हैं। नभ तो छोड़िए, मंगल पे भी है, ठीक। मंगल पे नहीं है, अंतरिक्ष में नहीं है, अंतरिक्ष में जा रहे हैं लोग। आज पहुंच मानव ने बना ली है। सुनीता विलियम्स अभी देखिए लौटी है, ठीक है ना। क्लियर? तो कहने का मतलब ये इवोल्यूशन ही है, ठीक। तो ये कैसा चेंज है? ये चेंज जो हमारा कहला रहा है, दैट पर्टिकुलर चेंज इज क्या? कॉन्टिन्यूअस चेंज। और म्यूटेशन जो है, म्यूटेशन हमारा सडन चेंज होता है, अचानक से परिस्थितियों, दशाओं, इन चीज़ों की वजह से, जो तापमान है या फैक्टर्स कुछ ऐसे हैं, उन वजह से जो अचानक से परिवर्तन हो रहा है, वो हमारा क्या है? म्यूटेशन है। तो वही यहाँ चीज़ कहा है कि रेडियो एक्टिव अपशिष्ट जो है हमारे, वो मेनली हमारे क्या करते हैं? म्यूटेशन को कॉज करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें दिया हुआ है कि ये घातक जानलेवा है, जैसे कौन? विकिरण, रेडिएशन। रेडिएशन इसमें निकल रहा है, इसमें कई विकार आते हैं और हमारा देश क्या है? इससे प्रभावित है। आगे आइए, इसमें दिया हुआ है फिर अगला ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट और विश्वव्यापी उष्णता मतलब ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना भाई। ग्रीन हाउस इफेक्ट आप जान ही रहे हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? प्राकृतिक रूप से होने वाली घटना है जिसके कारण पृथ्वी के सतह और वायुमंडल क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। सतह भी गर्म हो जाएगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के जाएगा, जाने नहीं पाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? वायुमंडल भी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। ग्रीन हाउस का स्तर वृद्धि के कारण पृथ्वी की सतह का ताप काफी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है ना। जिसके कारण विश्वव्यापी उष्णता होती है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग होती है। मतलब यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के जाती है उष्णता, और चूंकि एक लेयर बना रह जाता है, ठीक, वो जाने नहीं पाती है। तो मतलब ओवरऑल क्या? पूरा का पूरा वातावरण ही क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, ठीक है ना। क्लियर? 10 शताब्दी में पृथ्वी का तापमान 10.6 डिग्री सेंटीग्रेड क्या था? वृद्धि हुआ था। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रदेश में, ठीक है ना, प्रदेश में देखा जा सकता है, तापमान में वृद्धि हुई है। ग्रीन हाउस इफेक्ट से प्रदेश के जलवायु में परिवर्तन देखा गया है, और ग्रीन हाउस को प्रभावित करने वाले गैसों के उत्सर्जन को रोकना, इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है, ठीक। अब दिया हुआ है यहाँ क्या? ऐसे ही दिया हुआ है कि ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट? 60%। फिर उसके बाद हमारा 20% क्या है? मीथेन। 20% क्या है? मीथेन। फिर उसके बाद N2O है 6%, और CFCs कितना रोल है इसका? 14%, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ
कार्बन डाइऑक्साइड का रोल क्या है, सबसे ज़्यादा है। ठीक, आगे आइए, आगे हमारा क्या है, ताप मंडल में ओजोन अपक्षय यानी ओजोन डिप्लीशन इन स्ट्रेटोस्फीयर। इसमें क्या है कि जैसे आप घरों में रेफ्रिजरेटर्स का प्रयोग कर रहे हो, एसी का प्रयोग कर रहे हो, उसमें से एक विशिष्ट गैस जिसका नाम है CFC यानी नियॉन 11 या 12 जो भी है, ठीक है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो क्या हो रही है, निकल रही है, ठीक है ना, क्लियर। तो फ्रीऑन जो है जब निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है, ठीक, वो जा करके वातावरण में स्ट्रेटोस्फीयर है, ठीक है ना, उस स्ट्रेटोस्फीयर में क्या करती है, छिद्र करती है, छिद्र का कॉज करती है, मतलब कारण है कि उसके कारण क्या हो रहे हैं, छिद्र हो रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। ये क्या है, उस छिद्र के कारण, जैसे वातावरण वो जब, जैसे पहले क्या होता था कि सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज ओजोन लेयर से छन करके आती, फिल्टर करके आती, जब उन जगहों पे बड़े बड़े छिद्र होंगे तो क्या वो छन करके आएंगी, नहीं आएंगी, वो डायरेक्ट ही आ जाएंगे, ठीक है ना, और डायरेक्ट आने से ठीक वो ज़्यादा हानिकारक होती, छन के आती थी तो उतना प्रभावशाली नहीं रहती थी, ठीक है ना, उनका हार्मफुल इफेक्ट कम रहता था, लेकिन डायरेक्ट आने से हार्मफुल इफेक्ट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ठीक यू आर सफरिंग फ्रॉम क्या, स्किन कैंसर, ठीक है ना, आपको स्किन कैंसर कॉज हो जाता है, ठीक है ना, क्लियर। तो हमारा ओजोन डिप्लीशन भी ये एक पर्यावरण प्रदूषण का ही पर्याय है, ठीक है ना। जैसे इसमें देख लीजिए, क्रिया है आणविक ऑक्सीजन पर पराबैंगनी किरणों के क्रिया के फलस्वरूप ओजोन गैस सतत बनती रहती है, ठीक है ना। ये तो ऑक्सीजन का दे दिया, ओजोन का दे दिया कि ओजोन कैसे बनता है, कैसे बनता है कि भाई पराबैंगनी किरणों की क्रिया होती है आणविक ऑक्सीजन पे, तो ओजोन गैस क्या होता है, सतत बनेगा, बनता रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ है कि समताप मंडल में इसका आणविक ऑक्सीजन में निम्नीकरण यानी डिग्रेडेशन भी होता है। समताप मंडल के उत्पादन और अपक्षय निम्नीकरण में संतुलन होना चाहिए। अब क्या होता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन में ओजोन निम्नीकरण बढ़ जाने से, ठीक है ना, ओजोन निम्नीकरण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, निम्नीकरण मतलब डिप्लीट होना, ठीक है ना, बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, संतुलन हमारा ये संतुलन बिगड़ जाता है। तो ओवरऑल देखिए होता क्या है कि इधर जब यूवी रेज उससे मिल रही है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से, तो प्रोडक्शन भी कर रही है ओजोन का, प्रोडक्शन की बजाय हमारा अब CFC से क्या संतुलन बिगड़ रहा है, मतलब क्या कि इसका डिग्रेडेशन होता जा रहा है, डिप्लीशन होता जा रहा है। अब जहाँ डिप्लीशन हो रहा है, ये दोनों घटनाएं एक साथ हो रही है, तो उस जगह हमारा क्या है, उस जगह डिप्लीशन ज़्यादा होने से संतुलन क्या हो रहा है, बिगड़ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ मेनली क्या है कि ओजोन अपक्षय के हानिकारक प्रभाव को देखते हुए 1987 में क्या किया गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल कहाँ है, कनाडा का एक शहर है, ठीक है ना, क्लियर, में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर हुए जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है, और 89 में ये क्या हुआ, प्रभावी हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि 87 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, ठीक है ना, और प्रभावी इफेक्टिव फ्रॉम 1989, ठीक। देश प्रदेश को CFC गैस के उत्पादन पर नियंत्रण कर ओजोन क्षरण को बचाने का प्रयास कारगर ढंग से करना होगा, ठीक है ना, क्लियर। अब आगे आइए, नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है संसाधन के अनुचित प्रयोग और अनुचित अनुरक्षण द्वारा निम्नीकरण, ठीक है ना, क्लियर। अब जैसे दिया है संसाधन के अनुचित प्रयोग और अनुचित अनुरक्षण द्वारा निम्नीकरण, ठीक है ना। प्राकृतिक संसाधन का निम्नीकरण न केवल प्रदूषकों की क्रिया के कारण होता है, बल्कि संसाधनों के उपयोग करने के जो अनुचित तरीके हैं उनके कारण भी होता है, ठीक है ना, क्लियर। अब दिया हुआ है क्या कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या से अत्यधिक दबाव से संसाधनों का अनुचित प्रयोग हो रहा है, जिससे प्रदेश में प्रदूषण का स्तर क्या हो गया है, बढ़ गया है, ठीक। एक तो प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, दूसरा क्या हो रहा है भाई, दूसरा मृदा अपरदन हो रहा है,
फिर ये सब समस्याएं हैं, मरुस्थलीकरण है, ठीक। फिर जलाक्रांति और मृदा लवणता में भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है, ठीक। उसके अलावा हमारा क्या है कि एक नीति बनाकर सरकार को इससे क्या होगा, निपटना होगा और प्राकृतिक संरक्षण करना होगा। तो मतलब ओवरऑल ये चीजें हैं। फिर उसके बाद आते हैं वनोन्मूलन। वन उन्मूलन कैसे करें, ठीक। ये स्थिति जो है निवर्णीकरण की, नी क्या है इस समय प्रेजेंट टाइम में खराब है, मतलब हमेशा डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ठीक। प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण करना होगा। इसके लिए दिया गया है कि टोटल 1988 की जो राष्ट्रीय वन नीति है उसमें कहा गया था 33%, लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या है कि मतलब हम लोगों का उसकी मात्रा में क्या है, रिपोर्ट की मात्रा में वनीकरण कम है, ठीक है ना। देखा जाए तो ये कितने परसेंट जंगल होने चाहिए, 33%, और वही पर्वतीय इलाकों में 67%, ठीक है ना, मतलब 2/3 एक हिसाब से, ठीक है ना, क्लियर। लेकिन अब यहाँ क्या है कि वनावरण इतना और कुल क्या कहते हैं वनावरण अगर प्रदेश में देखें तो कितना है, 9%। दोनों हमारा क्या है, राष्ट्रीय औसत से कम है। 33% क्या यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, और यहाँ भी 33% दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसको सुधार के लिए हम लोगों ने क्या किया, 15% लक्ष्य बनाया। इन 9 से कम 15 तो बढ़ सकते हैं। ये जो है 25 चल रहा है, चलना चाहिए कितना, 33, ठीक है ना, क्लियर। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं हम लोग अभी पीछे चल रहे हैं, ठीक। तो उसमें भी सुधार करना चाहिए, वो भी देखना है। आगे दिया हुआ है प्राकृतिक संसाधनों का, ठीक, प्राकृतिक संसाधनों के लाभ एवं संरक्षण, ठीक है ना, इनमें जान लीजिए। इसमें दिया है प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपभोग से विकास कार्य हुए हैं, लाभ तो अवश्य हुए हैं, लेकिन साथ क्या हुआ है, पर्यावरणीय अपघटन हुआ है, ठीक है ना, क्लियर। इसमें क्या है कि कार्यों में पर्यावरणीय पहलुओं को समुचित समावेश का न हो, ठीक है ना। जो भी विकास कार्य आज हो रहे हैं उसमें जो पर्यावरणीय पहलू है उस पर हम लोग ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं, बहुत कम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। बस केवल हम लोग विकास के मुद्दे ही लेके चल रहे हैं, हम लोग पर्यावरणीय मुद्दे लेकर के नहीं चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका समावेश नहीं हो पा रहा है। आगे आते हैं, सतत विकास के लिए अपरिहार्य है कि विकास योजनाएं पर्यावरण के संगत बने हैं, ठीक है ना। लेकिन ये संगतता कहीं देखने में मिल रही है, नहीं मिल रही है। इसके अलावा क्या है कि पर्यावरण संगत विकास ही विकास की सही प्रक्रिया मानी गई है, और जिसके तहत मौजूदा पीढ़ी की आवश्यकताएं भविष्य की पीढ़ियों के जीवन पर बिना कोई प्रभाव डाले पूरी की जा सकेंगी। इसी को कहा जाता है सतत विकास, ठीक है ना। मतलब हमारा विकास का जो फंडा होना चाहिए वो सतत विकास पर क्या होना चाहिए, आधारित होना चाहिए, मतलब दैट पर्टिकुलर इज डिपेंड ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना, क्लियर। अब दिया हुआ है पर्यावरण निदेशालय की स्थापना के उद्देश्य, कर्तव्य और दायित्व। यहाँ क्या है कि पर्यावरण निदेशालय यानी एनवायरमेंटल जो डायरेक्टरेट है उसको गठित कब किया गया, 76 में। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इस निदेशालय के माध्यम से राज्य पर्यावरण सुरक्षा, संरक्षण, संवर्धन तथा प्रदूषण नियंत्रण हेतु विविध कार्य किए जा रहे हैं। मेरठ वाराणसी में पर्यावरण निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय, ये ध्यान रखिए, ठीक है ना, क्लियर। पर्यावरण निदेशालय का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है, एक मेरठ में है और एक हमारा कहाँ है, वाराणसी में, और 76 में ये निदेशालय राज्य में खोला गया। उसके बाद दिया हुआ है कि पर्यावरण सुरक्षा, संरक्षण, संवर्धन और प्रदूषण नियंत्रण इनके कार्य, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद है कि अपने अत्यंत सीमित संसाधनों से पर्यावरणीय समस्याओं के वैज्ञानिक अध्ययन, इनके निदान, जनमानस में पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु क्या है, प्रयासरत है। निदेशालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन यानी इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के उद्देश्य से निम्नलिखित दायित्वों का निर्वहन किया जाता है।
पर्यावरण चेतना के व्यापक प्रसार हेतु कार्यक्रम का नियोजन एवं क्रियान्वयन, ठीक है ना। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाएं, जन चेतना बढ़ाएं। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, विविध कार्यक्रम और उनका नियोजन और कार्यक्रम क्रियान्वयन किया जा रहा है। आगे आइए, पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रमों का नियोजन किया जाए, क्रियान्वयन किया जाए, अनुश्रवण किया जाए, ठीक है ना। उसके बाद पर्यावरण अपघटन एवं प्रदूषण के संबंध में प्राप्त होने वाली जन शिकायतों के संबंध में वांछित कार्रवाई करना, ठीक है ना। जो भी वांछित कार्रवाई है, डिजायरेबल जो एग्जीक्यूशंस है, वर्क सिस्टम्स हैं, ठीक है ना, उनको क्या किया जाना चाहिए। उसके बाद प्रदेश के विभिन्न विकास विभागों और विकास प्राधिकरणों को उनकी योजनाओं के संबंध में पर्यावरणीय दृष्टिकोण, फिर है प्रदेश के पर्यावरण की स्थिति का विश्लेषण, आकलन, तदनुसार नीतिगत उपायों हेतु क्या देना, ठीक है ना, परामर्श देना, एडवाइस करना। उसके बाद हमारा है पर्यावरण विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय समय पर सौंपे गए दायित्वों का क्या करना, निर्वहन करना। जो भी दायित्व आपको दिए गए हैं उसका क्या करना, निर्वहन करना, ठीक है ना, क्लियर, ये सब चीजें। अब है उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है ना। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है, ठीक, इसके बारे में देख लेते हैं। ये एक वैधानिक संगठन है। कैसा संगठन है, वैधानिक संगठन है। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण कानून और नियमों को लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है, जिससे जल प्रदूषण अधिनियम 74 की धारा 4 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकार 3 फरवरी 75 को उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया, ठीक है ना। मतलब अधिनियम कब का है, 74 का, और 75 का क्या है, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण बोर्ड है। बोर्ड कब का है, 75, ठीक है ना, क्लियर। वर्ष 81 में भारत सरकार ने क्या किया, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम ले आया, ठीक है ना। कब ले आया, 81 में ले आया, ठीक। इस अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 74 के अंतर्गत गठित राज्य बोर्ड को ही वायु प्रदूषण के निवारण नियंत्रण का दायित्व सौंपा गया, और 82 में राज्य सरकार द्वारा इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है ना, क्लियर। तो मतलब उत्तर प्रदेश नियंत्रण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 82, ठीक। वायु प्रदूषण अधिनियम कब का है, 81, ठीक है ना, 81 और 82 में प्रदूषण बोर्ड, ठीक है ना, क्लियर। और 74 में क्या, जल प्रदूषण अधिनियम, और 75 में बोर्ड, ठीक है ना, क्लियर। मतलब याद रखिएगा 74, 75 और 81 और 82, ठीक है ना, 74, 75 और 81 और 82, ये याद रखिएगा जरा उसे। 74 उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड अपने 28 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से पूरे राज्य में, लखनऊ, ठीक, भारत के अपने प्रधान कार्यालय के माध्यम से कार्य करता है, ठीक है ना, क्लियर। अब यहाँ देखिए किस किस के लिए अलग अलग बोर्ड है, जैसे जल गुणवत्ता प्रदूषण के लिए, ठीक। यहाँ क्या है, ध्वनि प्रदूषण, वायु गुणवत्ता, पर्यावरणीय योजना बनाना, शहरी पर्यावरण, नगरीय ठोस अपशिष्ट और औद्योगिक पर्यावरण। मतलब जो जो मेन कैटेगरीज हैं उनको क्या कर दिया है, व्यवस्थित कर दिया है, ठीक है ना, और लिख दिया है कि नियंत्रण बोर्ड द्वारा ये संचालित कार्यक्रम, ठीक है ना। मतलब किन किन क्षेत्रों में पर्यावरणीय योजना बनाना, उससे रिलेटेड कैसे, हाउ टू कंजर्व द एनवायरमेंट, ठीक। वायु गुणवत्ता अनुश्रवण किया जाए, ठीक। फिर ध्वनि प्रदूषण से नियंत्रित कैसे किया जाए, जल गुणवत्ता कैसे सुधारा जाए, औद्योगिक पर्यावरण, ठीक। फिर उसके बाद हमारा नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे, मतलब सारे आपका जो भी है वो ये डिफाइन कर दे रहा है। आगे आइए, नेक्स्ट हमारा है कर्तव्य, दिया है कि जल अधिनियम 74, वायु अधिनियम 81 और उपकर अधिनियम, ठीक है ना। उपकर को हम लोग कहते हैं सेस,
ठीक है ना। सेस अधिनियम 77, सेस का मतलब जानते हैं क्या, ये उपकर अधिनियम क्यों ले आया गया। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी स्वच्छता के लिए 0.5% क्या कर दिया जाता है, इनकम का सेस लगा दिया जाता है, या 0.25 लगा दिया जाता है परसेंट, ठीक है ना, इनकम का सेस लगा दिया जाता है, या टोल पे लगा दिया जाता है, समथिंग कुछ इस तरीके से सेस लगाए जाते हैं, उपकर लगाए जाते हैं, जिससे कि हम लोग पर्यावरण के विकास में, ठीक है ना, कुछ टैक्सेस का योगदान देते हैं। भाई जो सेस है, उपकर है, वो भी तो एक तरह का टैक्स है, ठीक। तो वो किसके लिए लगाया जाता है, इन्हीं चीज़ों के लिए। जैसे अभी कुछ दिनों पहले था टॉयलेट टैक्स था, तो टॉयलेट टैक्स जो दे रहे थे, दैट पर्टिकुलर इज ऑल्सो अ सेस, ये भी एक तरह का क्या था, उपकर था, ठीक है ना। तो इस तरह को उपकर लगा करके क्या किया जाता है, निपटारा किया जाता है। आगे आइए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का, 81 का, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद हमारा ये दिया हुआ है जल प्रदूषण 74, ठीक, वायु प्रदूषण अधिनियम 81, ठीक, की धारा 21 के प्रावधानों में ये सब मतलब गिनवा दिया है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे कर्तव्य हैं। फिर दिया है औद्योगिक और नगर पालिका के प्रदूषण स्रोतों की क्या करना, पहचान करना और उनका मूल्यांकन और नियंत्रण करना। फिर उसके बाद परिवेशी वायु गुणवत्ता का आकलन करना, सतही जल की गुणवत्ता। उसके बाद जन जागरूकता कार्यक्रम, बहिर्स्राव उत्सर्जन मानकों का विकास, अधिनियम का अनुपालन न करने वाले उद्योगों और व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। फिर खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 89 के तहत प्राधिकार जारी करना, खतरनाक रसायनों का निर्माण, भंडारण और आयात अधिनियम, जो आयात नियम 89 है के तहत पृथक भंडारण, ठीक, ऑन साइट संकट प्रबंधन योजना, और उसके बाद इन सब की पहचान करना। फिर हमारा आखिरी जो है वो क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट नियम 2016 का क्या करना, क्रियान्वयन करना। मतलब ये सब चीज़ें जो हैं ये सब पर्यावरण से रिलेटेड हैं। अब यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश की स्थिति में परिसंकटमय अपशिष्ट जनित करने वाले उद्योगों और परिसंकटमय अपशिष्ट निस्तारण की व्यवस्था, क्या क्या व्यवस्था है इसमें हेडिंग्स देख लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है ना, क्लियर। क्वेश्चंस में जब जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे इंटरेस्ट डेवलप होगा, ठीक है ना, क्लियर। अब जैसे इसमें दिया है नगरीय ठोस अपशिष्ट, गोमती नदी का अनुश्रवण, ठीक है ना, इसमें जल गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम चलाया गया, यानी नेशनल वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम चलाया गया। फिर राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम, इसमें नेशनल एयर क्वालिटी, अभी तो वाटर क्वालिटी था, अब एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम। उसके बाद ध्वनि प्रदूषण के रोकथाम के लिए भारत सरकार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 86, ठीक, उसके तहत ये किया गया। फिर यहाँ दिया है पटाखों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम लगाया जाए, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद हमारा दिया है स्वचालित परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण स्टेशन बनाए गए। उसके बाद ध्वनि गुणवत्ता अनुश्रवण, उसके बाद स्वचालित परिवेशीय ध्वनि गुणवत्ता मापक स्टेशन, ठीक है ना। तो ये सब सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रम है विभिन्न प्रदूषणों के विरुद्ध, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद हमारा है उत्तर प्रदेश का भूजल अधिनियम 2020, ठीक है ना, क्लियर। भूजल अधिनियम कब का है, 2020 का है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि भूजल स्तर में क्या किया जाएगा, सुधार किया जाएगा, ठीक। इसमें क्या है कि सबमर्सिबल पंपों का रजिस्ट्रेशन आवश्यक बना दिया गया है कि आप रजिस्ट्रेशन कराइए सबमर्सिबल पंपों का। इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यह अधिनियम निजी सरकारी स्कूलों कॉलेजों में वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाता है, ठीक है ना, क्लियर, कि आप सभी निजी स्कूलों में कॉलेजों में वर्षा के जल को क्या करिए, संचयित कीजिए, और ये चीज़ क्या कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत सभी बोरिंग कंपनियां और अपना पंजीकरण करवाएंगी और उन्हें हर 3 महीने पर जानकारी क्या करनी होगी, अपडेट करनी। इस अधिनियम में उन लोगों के खिलाफ सजा और जुर्माने का प्रावधान है जो बोरिंग के माध्यम से भूजल को क्या कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं,
उसके बाद दिया है कि इस अधिनियम में यह भी उल्लेख है कि किसान और घरेलू उपयोगकर्ता को पंपों का उपयोग करने के लिए शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। भाई किसान अपनी किसानी के लिए कर रहे हैं और घर में हम अगर लगा रहे हैं तो उसके लिए भी अगर शुल्क लगाएं तो गलत है, ठीक है ना। आप सार्वजनिक चीज़ों के लिए वो करो, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, क्लियर। आगे दिया हुआ है जैविक ऑक्सीजन की मांग यानी BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक। धाराओं और झीलों के जलीय जीवन और सौंदर्य गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए पानी में घुलनशील ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा आवश्यक होती है, ठीक। बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों द्वारा ऑक्सीजन की खपत की मात्रा को प्रदर्शित किया जाता है जब वे एक विशिष्ट तापमान पर यानी एरोबिक स्थिति में ऑक्सीजन की उपस्थिति के तहत कार्बनिक पदार्थों को क्या करते हैं, विघटित करते हैं, ठीक। इसका उपयोग जल प्रदूषण के स्तर के संकेतक के रूप में किया जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का। और प्रदूषित जल में कार्बन पदार्थ का स्तर जितना अधिक होगा उतना ही जैविक ऑक्सीजन की मांग क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है ना, क्लियर। मतलब आप देखते होंगे कि ऊपर का लेयर जो होता है वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, ढका हुआ रहता है। एल्गल ब्लूम्स आप देखते होंगे जहाँ लगा रहता है उस जगह बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यहाँ जो ये प्रथा होती है उसको क्या कहते हैं, यूट्रॉफिकेशन, ठीक है ना। क्या होता है, यूट्रॉफिकेशन। उच्च BOD की मांग का अर्थ है अन्य सूक्ष्म जीव या मछलियों के लिए घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम, ठीक है ना, क्लियर। जैसे होता क्या है कि आप देखते होंगे कि ऊपर तालाबों में एक लेयर सी बन जाती है, एल्गल ब्लूम्स, ये यूट्रॉफिकेशन कॉज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, यूट्रॉफिकेशन। इसमें क्या होता है कि हमें ऊपर से जो ऑक्सीजन मिलनी चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है और नीचे इसका मतलब क्या कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ऑर्गेनिक सब्सटेंस बढ़ रहे हैं, कार्बनिक पदार्थ बढ़ रहा है। और जब कार्बनिक पदार्थ बढ़ रहा है तो उसमें जो मछली रह रही है या जीव जंतु रह रहे हैं उनके लिए ऑक्सीजन डिमांड भी क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। वही चीज़ यहाँ कहा है क्या कि कार्बनिक पदार्थ का स्तर जितना अधिक होगा उतना ही अधिक जैविक ऑक्सीजन की क्या होगी, मांग। भाई कार्बनिक पदार्थ बढ़ रहा है, अब क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन उनको नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना, नहीं मिल पा रहा है तो ऑक्सीजन डिमांड क्या होगी, बढ़ती जाएगी। वही चीज़ इसको BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कह रहा है, ठीक। अब आइए महत्वपूर्ण प्रश्न पे देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्न इस चैप्टर के क्या क्या हैं, ठीक है ना, क्लियर, जान लेते हैं। जैसे देखिए बड़ा इम्पोर्टेंट नहीं है अभी तक तो, मतलब क्वेश्चन तो आए नहीं है, हो सके इधर उधर आया हो कुछ, लेकिन क्योंकि चैप्टर आसान है, ठीक है ना। हालांकि आपका इससे रिलेटेड पेपर 3 में भी इन्वॉल्वमेंट है, आपने देखा होगा सिलेबस, कल सर कह रहे थे आपने देखा भी होगा, डिस्कस भी किया होगा, ताकि नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि पेपर 3 में आपका इन्वॉल्वमेंट है, उस इन्वॉल्वमेंट में ये सब प्रश्न आ जाते हैं। तो बड़ा यूपी में इन चीज़ों को देना, पहले जब यूपी अटैच था पेपर 3 से, ठीक है ना, तो उसमें हल्का फुल्का पूछ दिया जाता था, लेकिन अब आपको अलग से यूपी के ही संदर्भ में पता करना होगा बस, ठीक है ना, कि यूपी में क्या चल रहा है। आइए देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न हैं, किस किस तरह के प्रश्न हैं, ठीक। चलिए देखिए ये है प्रश्न उत्तर प्रदेश में प्रदूषण और पर्यावरण के मुद्दे, ठीक। और उसके बाद हमारा क्या कि प्रदूषण नियंत्रण परिषद और इनके कार्य, ठीक है ना, क्लियर, उसे जरा वो कीजिएगा। देखिए पर्यावरण प्रदेश में उत्तर प्रदेश, पर्यावरण प्रदेश नहीं उत्तर प्रदेश, ठीक, प्रदूषण प्रदेश, ठीक हो गया है। चलिए उत्तर प्रदेश में प्रदूषण एवं पर्यावरण के मुद्दे, प्रदूषण नियंत्रण परिषद और इनके कार्य। क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं ये जानिए। सबसे पहले दिया हुआ है राज्य में पर्यावरण के समक्ष चुनौतियां कौन कौन सी हैं,
इन चुनौतियों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है, अपने विचार दें। ठीक है ना। सबसे पहले तो पर्यावरण के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं इनको आप देख लीजिए। पहला क्या, बढ़ती आबादी। दूसरा हमारा क्या, बढ़ता नगरीकरण, औद्योगिकरण, जीवाश्म ईंधन का जलना और वनोन्मूलन, वन का उन्मूलन, यही ऊपर लिखा है। ठीक है ना, क्लियर। तो चुनौतियां क्या हो गई, ये हो गई बढ़ती आबादी। भाई जो बढ़ रहा है आबादी, वो भी हमारे पर्यावरण में क्या कर रहा है, बाधा उत्पन्न कर रहा है। क्यों? क्योंकि लोग आज सबको आवास की आवश्यकता है, वन को हटाकर उस जगह क्या कर रहे हैं, आवास कर रहे हैं। ठीक है ना, उससे प्रदूषण फैलेगा ही फैलेगा। ठीक है ना, बनाने में, निर्माण कार्य में, ठीक है ना, तमाम चीजें सब एक दूसरे से जुड़ी हैं। अब बढ़ती आबादी में फिर बढ़ता नगरीकरण, सब लोग शहर की ओर पलायित हो रहे हैं, सबको शहर में एक मकान चाहिए। ठीक है ना, तो मतलब बढ़ता नगरीकरण। नगरीकरण की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए हमारा एक आयाम जुड़ा है, क्या, औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक, अब वहाँ जो है उद्योगों को भी चलाने के लिए बिजली चाहिए, और इस बिजली के प्रबंधन में हमें क्या चाहिए, जीवाश्म ईंधन का जलना। ठीक है ना, एक दूसरे से जुड़ रहे। और फिर साइक्लिक प्रोसेस की वन उन्मूलन, किसके लिए, इस बढ़ती आबादी के लिए। ठीक है ना, तो ये साइकिल जो है ये चल रहा है, प्रॉपर चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस प्रक्रिया है। ठीक है ना, जिसके तहत ये पर्यावरण के लिए क्या होती जा रही है, चुनौती होती जा रही है। आगे हम लोग देख रहे हैं, वही चीज दर्शाया है। ठीक है ना, इसे आप एक बार एक नज़र पढ़ लेंगे। ठीक है ना, क्लियर, सब दिया है वही बढ़ती आबादी, बार बार वही चीज़ें। ठीक है ना, क्लियर। आगे अब दिया है उत्तर प्रदेश में नदी प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कारकों। ठीक है ना, क्लियर। उत्तरदायी कारकों का उल्लेख करते हुए इनके प्रबंधन का समुचित उपाय बताइए। ठीक है ना, दिया है उत्तर प्रदेश में नदी प्रदूषण के लिए कौन कौन से कारक हैं। ठीक, और इनके प्रबंधन का, इन कारकों को कैसे हटाएं, इनको प्रबंध कैसे करें। ठीक है ना, इनका प्रबंधन कर दिया जाए, उसके उपाय बताइए। कौन कौन से कारक हैं हमारी देख लीजिए। पहला क्या है, तरल अपशिष्ट पदार्थों का प्रवाहित होना नदियों में। दूसरा, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग। पॉइंट वाइज देखते जाइए। ठीक है ना, पॉइंट वाइज देखेंगे तो चीज़ें होंगी। ठीक, फिर क्या है, वर्षा में पानी, इन रसायनों का नदियों में क्या होना, मिलना। ठीक है ना, और प्रदूषण का स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, दिया हुआ है प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कारक। कारक पहले क्या है, औद्योगिक कचरा। ठीक है ना, औद्योगिक इंडस्ट्रियल वेस्ट या इंडस्ट्रियल सीवेज जो है आ रहा है। फिर उसके बाद हमारा क्या, कीटनाशक दवाएं, पेस्टिसाइड्स। ठीक है ना, उसके बाद हमारा क्या है, ये जानवर का गोबर। ये कैसे, ठीक है ना, है, अरे भाई पानी में मिलेगा, जल प्रदूषण है ना, तो जल में तो प्रदूषित करेगा ही। जल में कहाँ लाभदायक है, लाभदायक है क्या, बताइए, अगर लाभ है तो बताइए। ठीक, क्लियर। तो जल, जानवर के गोबर। ठीक है ना, इसके अलावा गोबर के अलावा एक्सक्रीटा भी तो आते हैं, मल जिनको कहा जाता है, वाहित मल। ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद आइए, रेडियो सक्रिय तत्वों का जल में पहुंचना। भाई रेडियो एक्टिव जैसे हमारे जितने भी यूरेनियम हो गया, भारी तत्व आर्सेनिक हो गया, ये सब। ठीक है ना, आगे आइए, घरेलू कचरा, डोमेस्टिक जो वेस्ट है। उसके बाद हमारे नहाने व कपड़े धोने के लिए जल का प्रयोग। भाई आजकल डिटर्जेंट का, कॉस्मेटिक्स का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो सभी तो भाई रसायन ही हैं, और जल के रास्ते मिल के क्या करेंगे, प्रदूषण फैलाएंगे। अभी कॉस्मेटिक्स को ही और डिटर्जेंट को ही घोल करके आपको दे दिया जाए, लीजिए पीजिए। ठीक, तो क्या स्वच्छ है, नहीं है, प्रदूषण तो है ही। ठीक, आगे। ठीक है ना, इसमें दिया है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी कौन है, हिंडन है। हिंडन गाजियाबाद किनारे
गोमती और यमुना। वर्तमान में हिंडन नदी प्रदूषण स्थिति उच्च है, इसके कारण पूर्णतः ये मृत प्राय हो चुकी है, ठीक है ना, विलुप्त हो चुकी है। क्लियर। यह नदी सहारनपुर, नोएडा, बागपत, मेरठ से निकलती है और हाल ही में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संरक्षण करने के यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा में क्या पाई गई है, कमी पाई गई है। मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या हो गया है, बढ़ गया है, बीओडी बढ़ गया है, बढ़ा है भाई, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी है, ठीक है ना, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ा है, बीओडी क्या है, ठीक, ओडी घटा है, बीओडी बढ़ा है, ठीक है ना। गोमती नदी में गिर रहे शहरी अपशिष्ट इस नदी प्रदूषण का मुख्य कारण है, ठीक। सीतापुर में जल बुलेट ऑक्सीजन इतना मिलीग्राम है। मतलब यहाँ कुछ करेंट मुद्दों को दे दिया है कि हिंडन नदी को दे दिया गया है कि वहाँ बीओडी बढ़ रहा है, आप डाल सकते हैं उदाहरण के तौर पे, यूट्रॉफिकेशन का भी उदाहरण डाल सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो यूट्रॉफिकेशन हो गया, उससे कैसे हमारा ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जा रही है, ठीक है ना, क्लियर, क्या हो रहा है, ठीक। तो ये सब चीज़ें आप देखेंगे, कार्बनिक मात्रा जितनी बढ़ रही है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ रहा है, और कार्बनिक मात्रा कैसे बढ़ रही है भाई, सीवेज और ये सब के कारण ही तो बढ़ रही है, ठीक। आगे आइए, आगे जो है गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में भी बीओडी की मात्रा अधिक होने से जलीय जंतुओं में खतरा पैदा हो गया है। जाहिर सी बात है कि उसमें जब प्रदूषण फैलेगा तो ऊपर के लेयर क्रॉस कर जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ा तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी क्या होगी, बढ़ेगी, और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी तो जो जीव जंतु हैं उनके में ऑक्सीजन की कमी होगी, ठीक है ना, क्लियर। ये चीज़ें वहाँ भी जलीय जीव कम पाए जाएंगे। यमुना नदी में मतलब आप बीओडी ओडी को कनेक्ट करते हुए, ऑर्गेनिक मैटर को कनेक्ट करते हुए, यूट्रॉफिकेशन को कनेक्ट करते हुए, और एक दो उदाहरण गंगा, यमुना और हिंडन का मुद्दा लेकर के आप उठा सकते हैं पूरा पैटर्न, ठीक है ना। इतना लिख भी तो नहीं पाएंगे, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, आगे जो है हमारा दिया हुआ है जल प्रदूषण का प्रबंधन कैसे करें, ठीक है ना। प्रदूषण प्रबंधन में भाई देखिए, घरेलू सीवेज जो है वो आपका 99.9% है और 0.1% प्रदूषण होते हैं, ठीक है ना, क्लियर। शहरी क्षेत्रों में घरेलू सीवेज 90% से अधिक प्रदूषकों का केंद्रीकृत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट द्वारा हटाया जा सकता है। मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पहला ये एक उद्देश्य हो गया, मतलब हटाने का। दूसरा क्या, जो औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, ठीक है ना, उनको अनिवार्य कर दिया जाए कि कारखानों से निकलने वाले जो वेस्ट हैं, अपशिष्ट हैं, उनको बिना शोधित किए, रिफाइन किए नदियों और तालाब में विसर्जित ना करें। पहले फर्स्ट रिफाइन, देन आफ्टर डिस्चार्ज विसर्जित करें, ठीक है ना, क्लियर। तो मतलब रिफाइनिंग प्रोसेस को भी क्या कर रहे हैं हम लोग, इनहेंस कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। दूसरा क्या है, अगला, कृषि क्षेत्र में अनेक अपरदन नियंत्रण प्रणालियों द्वारा जल के प्रवाह को कम किया जा सकता है, ठीक है ना, क्लियर। मतलब अपरदन नियंत्रण प्रणालियों कृषि क्षेत्र में, ठीक है ना, क्लियर। जहाँ तहाँ अनियमित रूप से बोरिंग कर देना, ठीक है ना, जहाँ तहाँ मतलब कटाव कर देना, ये सब क्या है, अपरदन के कारण है, ठीक है ना। तो ये सबको भी अनियंत्रित प्रणालियों द्वारा जल के प्रवाह को कम किया जा सकता है, ठीक है ना। उस पर आगे आइए, किसान उर्वरक एवं कीटनाशक की आवश्यकता से अधिक उपयोग न करें। खासकर ये करें कि जैव उर्वरकों और जैव कीटनाशकों का प्रयोग कर, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, ठीक है ना। ऑर्गेनिक या रूढ़वादी फार्मिंग या परंपरागत फार्मिंग को हम लोग क्या करें, बढ़ावा दें। कन्वेंशनल फार्मिंग जिसको कहा जाता है उसको बढ़ावा दें, ठीक है ना, क्लियर। वर्मी कल्चर को बढ़ावा दें, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, आगे दिया हुआ है, आगे केंद्र सरकार, अरे केंद्र सरकार जून 2014 में नमामि गंगे प्रोजेक्ट ले आई,
ठीक, 20,000 करोड़ आवंटित किए गए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गंगा का संरक्षण, जीर्णोद्धार और प्रदूषण को खत्म करना। तो ये भी एक पॉइंट है कि भाई किया गया सरकार द्वारा। ठीक, फिर जागरूकता अभियान, जनता को जल प्रदूषण और उससे उत्पन्न कुप्रभावों को अवगत कराया जाए। फिर दिया हुआ है हमारा क्या कि उत्तर प्रदेश में जल प्रदूषण नियंत्रण, साफ सफाई नदियों का, नदियों के किनारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए, मतलब ये सब प्रदूषण मुक्त करने के कारक हैं। तो मतलब ये सब किए जाए तो जिससे हो सकता है प्रदूषण नियंत्रण। अब आगे आ सकते हैं। आगे दिया हुआ है हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश में वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि देखी गई। ठीक है ना, क्लियर। इसके पीछे के उत्तरदायी कारकों का उल्लेख करिए। अब देखिए वायु प्रदूषण, अभी तक जल प्रदूषण था, अब वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्यों हो रहा है भाई? चिमनियों से जो धुएं निकल रहे, इंडस्ट्रियल चिमनियों से, ठीक है ना, मोटर वाहनों से, ठीक है ना, और क्या हो गया, ऑयल रिफाइनरीज से, ठीक है ना, वहाँ से हो रहा है, पराली जलाने से, ठीक है ना, और हम लोग मतलब डीजल जला रहे हैं, कीटनाशकों के छिड़काव, ठीक है ना, कीटनाशकों के छिड़काव से भी हो जा रहा है। हालांकि उससे में भी जल वो होता है, लेकिन उससे माना जा सकता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज हुए, क्या है कारक, आइए देख लेते हैं कारक क्या है। कारक यहाँ ये हुए, पहला क्या, औद्योगिकरण, दूसरा पराली जलाना, और तीसरा परिवहन, और चौथा वनोन्मूलन, ठीक है ना। ये वायु प्रदूषण को फैला रहे हैं, ठीक है ना, ये कारक है। अब इनमें कारकों के जो दिए हुए हैं, ये अपना करके उपाय हम लोग इसको रोक सकते हैं। उपाय देखिए, वैकल्पिक ऊर्जा के वैकल्पिक साधन जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, मतलब नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन हम लोग प्रयोग करें। दूसरा, समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों में वायु प्रदूषण से होने वाले घातक परिणामों को अवगत, मतलब अवेयरनेस, जन जागरूकता, ठीक है ना, पब्लिक अवेयरनेस। तीसरा हमारा है वायु प्रदूषण के स्तरों के जांच के लिए व्यापक सर्वेक्षण कर प्रदूषण की नियमित मॉनिटरिंग की जानी चाहिए, ठीक है ना। मतलब ये क्या है, ब्रॉड मॉनिटरिंग, ठीक है ना, मतलब एक क्या कारण है, समय समय पर एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए, निगरानी तंत्र होना चाहिए, ठीक है ना। आगे आइए, सीएनजी और बायोडीजल आदि का उपयोग कर प्रदूषण को काफ़ी हद तक हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो गया, और बायोडीजल का प्रयोग हम लोग मेनली करें, ठीक है ना, क्लियर। और पेड़ ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। स्वचालित वाहनों में कैटालिटिक कन्वर्टर और स्क्रबर लगाकर प्रदूषण को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। भाई जो भी ऑटोमोबाइल्स हैं, ठीक है ना, उनमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग स्क्रबर लगाते हैं, ठीक है ना, और कैटालिटिक कन्वर्टर लगाते हैं, ठीक है ना, जिससे कि प्रदूषण थोड़ा क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है हमारा, फैक्ट्रियों की चिमनियों में बैग फिल्टर लगा दिया जाए, ठीक है ना, ये भी एक उपाय है कि चिमनियों में क्या लगा दिया जाए, बैग फिल्टर। उसके बाद दिया है माइक्रोमीटर के बड़े आकार वाले कणकीय पदार्थों को फिल्टर करने के लिए साइक्लोट्रॉन सेपरेटर या साइक्लोन कलेक्टर, ठीक है ना, तथा वेट स्क्रबर का प्रयोग किया जाए, ठीक है ना। तो इन तीनों के भी नाम याद रखिएगा कि माइक्रोमीटर से बड़े आकार के अगर पार्टिकल्स हैं तो उनके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, फिल्टर कौन सा, साइक्लोन सेपरेटर या साइक्लोन कलेक्टर, ठीक, या वेट स्क्रबर, ये सब फिल्टर, ठीक है ना। आगे आइए, अतः स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वायु प्रदूषण न्यूनीकरण और औद्योगिकरण परिवहन ये हेतु औद्योगिकरण, परिवहन और वनोन्मूलन जैसी क्रिया पद्धति को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। और इलेक्ट्रिक वाहन को क्या करना है, प्रोत्साहित करना, ये भी एक वो बन सकता है, ठीक है ना, क्लियर। अब आइए आगे, अब दिया है बढ़ते प्रदूषण के कारण यमुना और गोमती नदियों के अस्तित्व पे खतरा है, उनके संरक्षण हेतु राज्य सरकार क्या कर रही है, नीतियाँ बताइए, ठीक, क्लियर। आइए देख लेते हैं, यमुना और गोमती में पहले जो प्रदूषण हो रहा है उसके कारण जानते हैं।
कारण दिया हुआ है क्या, सिंगल यूज प्लास्टिक, ठीक है ना। दूसरा क्या, घरेलू अपशिष्ट का इन नदियों में प्रवाह, ठीक है ना। तीसरा क्या है, औद्योगिक अपशिष्ट, ठीक। चौथा क्या है, अनुचारित सीवेज, ठीक है ना। और पांचवा यहाँ है मूर्तियों का विसर्जन। पांचवा क्या है, मूर्तियों का विसर्जन। ये बहुत बड़ी आजकल की समस्या हो गई, ठीक है ना। क्लियर, इससे भी हमारा प्रदूषण नदियों में ज़्यादा फैल रहा है, ठीक है ना। शवदाह भी हो सकते हैं, ये भी एक चीज़ है, ठीक है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन मूर्ति विसर्जन एक बड़ी मात्रा में ये चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। क्लियर, और उसे रोकथाम भी करना, मतलब धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ हो जाता है लोगों के, ठीक है ना, ऐसा कुछ मानना है। तो इसके लिए जन जागरूकता भी क्या करना, फैलाना, ठीक। अब आइए, यहाँ दिया हुआ है कि यमुना को मृत नदी घोषित कर दिया है। यमुना और गोमती नदियों के संरक्षण हेतु राज्य सरकार कौन कौन कदम उठा रही है, ये जानिए। पहला क्या है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, ठीक है ना। प्रदूषण हटाना है, इसका कार्य क्या है, नदी में और कुएं की जल की गुणवत्ता बनाए रखना, उस क्षेत्र में अनुसंधान को क्या करना, बढ़ावा देना। फिर आइए, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम, मतलब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2016 के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट के एकत्रण, सुरक्षित निस्तारण और स्थानीय निकायों द्वारा किया जाना। मतलब क्या, इसका अपशिष्ट का एकत्रण करना, कलेक्ट करना, और उसके बाद सुरक्षित निस्तारण, उसको निस्तारित कर देना, निकासी कर देना, ठीक। अगस्त 2022 में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, उत्तर प्रदेश जल निगम और विश्व राज्य प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा पर्यावरण के मध्य आगरा में सीवेज उपचार संयंत्र के विकास हेतु एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ, ठीक है ना। अब जान रहे हैं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, ये 2016 का, ठीक है ना। क्लियर, लोग पढ़े थे। और जिससे दूषित सीवेज जल को क्या करना, यमुना में मिलने से क्या कर देना, रोक देना। आगे दिया हुआ है हमारा, आगे दिया हुआ है कि गोमती नदी के संरक्षण हेतु प्रदेश सरकार द्वारा जिलेवार योजना तैयारी की जा रही है, ठीक है ना। जिलेवार तैयारी की जा रही है और लखनऊ के उद्योगों से होने वाले प्रदूषण की निगरानी में वृद्धि की गई, ठीक है ना। यहाँ इसके अतिरिक्त गोमती नदी के मार्ग में अतिक्रमण को क्या किया गया है, हटाया गया है। जैसे गोमती नदी में बहुत सारा अतिक्रमण हो गया, इंक्रोचमेंट है, ठीक है ना, उसे हटाया गया है। और नदी बाढ़ के मैदानों का संरक्षण और सहायक नदियों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। जो उसकी सहायक नदियां हैं उनको क्या किया जा रहा है, पुनर्जीवित किया जा रहा है। तो गोमती नदी के संरक्षण को बल मिल रहा है। इसके अध्ययन से पता ये है कि लखनऊ में गोमती के जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा और पीएच का परीक्षण प्रतिदिन किया जा रहा है, जिससे कि नदी के जल की गुणवत्ता को क्या किया जाए, बनाया जाए। मतलब उसमें देखा जाए कि बीओडी बढ़ने ना पाए, ठीक है ना। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर बढ़ रहा है तो वही गलत है एक हिसाब से, ठीक है ना। उसको कम किया जाए किसी भी तरीके से। क्यों, ऑर्गेनिक वेस्ट को हम लोग कम करें, ठीक है ना। ऑर्गेनिक वेस्ट कम होंगे तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। क्लियर। इसके बाद हम लोग इस प्रकार प्रदेश सरकार के अतिरिक्त दिल्ली सरकार के यमुना को 2025 तक प्रदूषण मुक्त बनाने का क्या रखा है, लक्ष्य रखा है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा कि इस प्रकार प्रदेश सरकार ने के अतिरिक्त दिल्ली सरकार ने यमुना को 2025 तक क्या किया, ठीक है ना। अब की शायद गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट वहाँ आ गई है, मतलब भाजपा गवर्नमेंट आ गई है, उसने भी क्या किया है, शायद लक्ष्य निर्धारित किया है इसके लिए 2025 ही शायद किया है। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, अभी लेटेस्ट मतलब हफ्ते 10 दिन पहले की ही न्यूज़ थी, ठीक है ना। क्लियर, हाँ। और सरकार अपनी कई पहलों यमुना एक्शन प्लान के माध्यम से गंगा यमुना जैसी नदियों का प्रदूषण मुक्त करने का प्रयास कर रहा है, जिससे नदी परितंत्र क्या हो सके, संरक्षित हो सके, ठीक है ना। क्लियर। अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में भूमिगत जल प्रदूषण एक गंभीर समस्या। अब ये क्या है, भूमिगत जल पे अभी तक हम लोग क्या पढ़े, जल प्रदूषण पढ़े,
वायु प्रदूषण पढ़े, प्रदूषण के बारे में पढ़े, उसके बाद हम लोग पढ़े कि नदियों में प्रदूषण। अब ये है क्या, किसके लिए, भूमिगत जल, ठीक है ना, अंडरग्राउंड वाटर में जो जल प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। इस समस्या के समाधान हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास कौन कौन से, ठीक है ना, क्लियर। आइए, भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार पीने के पानी में फ्लोराइड की वांछनीय मान्य सीमा 1 ppm तथा अधिकतम मान्य सीमा क्या है, 1.5 ppm। ppm का मतलब क्या, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है ना। ये फ्लोराइड है का वांछनीय मान है और ये क्या है, अधिकतम मान। आर्सेनिक की मान्य मात्रा क्या है, 0.01 ppm और अधिकतम क्या है, 0.05 ppm, ठीक है ना, क्लियर। पीने के जल में मानक से अधिक फ्लोराइड होने पर फ्लोरोसिस, अभी हमने आपको बताया था कि फ्लोराइड अधिक होने पर कौन सा रोग होता है, फ्लोरोसिस हो जाता है, ठीक है ना, क्लियर। दांत तो क्या होने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, जो दंत क्षरण है ना और जोड़ों में अकड़न और हड्डियों में मुड़ाव ला देता है। भाई है क्या कि कैल्शियम से डायरेक्ट, कैल्शियम वाली जो भी चीजें हैं डायरेक्ट उस पर इफेक्ट डालता है। दांत क्या है, कैल्शियम, हड्डी और जोड़ क्या है, कैल्शियम, डायरेक्ट फ्लोराइड उस पर असर डाल रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, फ्लोरोसिस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, फ्लोरोसिस, ठीक है ना। इसी तरह पीने के पानी में मानक से अधिक यानी 1 ppm आर्सेनिक पर त्वचा रोग और कैंसर जन्म देता है, ठीक है ना। आर्सेनिक से क्या हो रहा है भाई, त्वचा रोग भी हो जा रहा है और हमारा क्या हो रहा है, स्किन कैंसर भी हो जा रहा है, ये कैंसर भी हो जा रहा है। उत्तर प्रदेश के वाटर एंड सैनिटेशन मिशन ने RTI के जवाब में ज्योग्राफिकल क्वालिटी टेस्टिंग सर्वे रिपोर्ट की जानकारी दी। उसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित: 63 जिलों के भूजल में मानक से अधिक फ्लोराइड है, 25 जिलों के भूमिगत उसमें आर्सेनिक और 18 जिलों में फ्लोराइड और आर्सेनिक दोनों, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद दिया है, इस सर्वे रिपोर्ट में 63 जनपदों में फ्लोराइड की मात्रा 3 ppm तक थी, ठीक है ना, जबकि फ्लोराइड कितना पाया जाना चाहिए, 1 और अधिकतम 1.5, ठीक है ना, 1 ppm या 1.5 अधिकतम। 25 जनपदों में आर्सेनिक 1 ppm तक था, बताइए, जहां हमको 0.01 ppm और 0.05 अधिकतम वांछनीय क्या है, 0.01 और अधिकतम 0.05, उस जगह 1 पहुंच गया, ठीक है ना, ज़्यादा है, ठीक, उतना ppm आर्सेनिक है। जल प्रदूषण की समस्या के समाधान हेतु किए जाने वाले सरकारी प्रयास कौन कौन से हैं, ये देखेंगे। सरकारी प्रयास में ये दिया हुआ है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार, ठीक है ना, 19,500 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया है, ठीक है ना, क्लियर। इसके साथ ही वर्ष 23-24 तक इन योजनाओं के अंतर्गत प्रदेश के समस्त 2.26 करोड़ घरों तक शुद्ध एवं सतत पेयजल उपलब्ध कराने का क्या रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है, ठीक है ना, क्लियर। राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत बजट 23-24 में 188 योजनाओं जिनकी लागत मूल्य कितना है, 455.15 करोड़ रुपए है, उसको पूर्ण करने का लक्ष्य है। और प्रदेश के 20 जनपद में जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, ठीक है ना, की समस्या से प्रभावित है। स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा इन जनपदों में इतने संवेदनशील रूप से चिन्हित है। वर्तमान में रासायनिक अशुद्धि आर्सेनिक फ्लोराइड के प्रभावित गांवों को पाइप द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। इसके अलावा क्या किया है, पेयजल और स्वच्छता सेवाओं में सुधार हेतु विश्व बैंक की सहायता से एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसको हम लोग कहा जाता है निर्मल नीर परियोजना, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की योजना है कौन सी, निर्मल नीर।
और किसके सहायता से है? वर्ल्ड बैंक की सहायता से है, विश्व बैंक की सहायता से है। ठीक है ना, 2 चरणों में किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा प्रदेश में क्षेत्र विशेष हेतु कार्यों के पोषण हेतु अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के रूप में धनराशि स्वीकृत की जाती है। प्रदेश स्तर पर इन योजनाओं का क्रियान्वयन नियोजन विभाग द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, क्लियर? अब दिया है हमारा क्या, अब है हमारा कौन सा क्वेश्चन? उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण परिषद और इसके कार्य। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण और इसके कार्य। वही जो परिषद है, काउंसिल बनाई गई है प्रदूषण नियंत्रण के लिए, ठीक है ना, पोल्यूशन कंट्रोल काउंसिल, ठीक, उसके कार्य क्या है उनके बारे में बताइए और उस परिषद के बारे में बताइए। दिया है राज्य के अधिकार क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय कानूनों एवं नियमों को लागू करने के लिए बनाया गया एक अधिनियम है क्या? उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण परिषद। ठीक है ना, क्लियर? अब आइए, उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया था? 75। ठीक है ना, क्योंकि ये अधिनियम कब का है? 74 का। ठीक है ना, 74 का है। और बोर्ड कब गठित किया गया था? 75। हम लोग पूर्व में पढ़ चुके हैं। ठीक, उसकी धारा 4 के तहत किया गया था, जिसको बाद में 82 में यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रूप में वायु अधिनियम 81 के अंतर्गत लागू किया गया। ठीक है ना, क्लियर? मतलब हमारा यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 82 में बना और 81 का हमारा क्या था? वायु अधिनियम, वायु प्रदूषण कंट्रोल नियंत्रण अधिनियम जो है वो 81 का है। अब यहाँ ये दिया है उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित कौन कौन से कार्यक्रम। पहला है ध्वनि प्रदूषण। ठीक है ना, ध्वनि प्रदूषण को हम लोग कंट्रोल करेंगे। दूसरा क्या? औद्योगिक ये जल गुणवत्ता। तीसरा औद्योगिक पर्यावरण, वेस्ट मैनेजमेंट। उसके बाद शहरी पर्यावरण, पर्यावरणीय योजना और वायु गुणवत्ता या प्रदूषण, जो हमने अभी लास्टली आपको यही चार्ट दिखाया भी। ठीक, आगे आइए, आगे दिया हुआ है ये क्या 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 रहेगा। देखिए कि ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 86 के प्रावधानों के अंतर्गत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की तकनीकी सेवा भी उपलब्ध कराता है। ठीक है ना, और यहाँ क्या है कि इसके कार्य निम्नलिखित हैं। पहला क्या है? पहला दिया है नदियों और कुएं की जल की गुणवत्ता बनाए रखना, वायु प्रदूषण रोकना, नियंत्रित करना और व्यापक कार्यक्रम योजना बनाना जिससे उसका निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके। ठीक, अगला दिया है प्रदूषण निवारण नियंत्रण और उसके काम उसे कम करने के लिए संबद्ध विषयों पर जानकारी एकत्रित करना, भाई प्रसार करना और राज्य सरकार को सलाह देना। ठीक, संबंधित अन्वेषण करना। ठीक है ना, और अनुसंधान को बढ़ावा देना, संचालन करना, मतलब जो भी कार्य होते हैं एक काउंसिल के, वो सारी चीजें ये कर रहा है। क्या कर रहा है भाई? कम करने के कैसे कैसे कम करें उसके विषय में जानकारी जुटा रहा है, उसका प्रसार कर रहा है, फैला रहा है, अन्वेषण कर रहा है, सरकार को भी सलाह दे रहा है कि आप ऐसे ऐसे करिए, अनुसंधान रिसर्च को बढ़ावा दे रहा है और संचालन कर रहा है और उसमें भाग ले रहा है संचालन में। ठीक है ना। दूसरा क्या है? ये प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण संबंधी कार्य में लगे या लगाए जाने वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के साथ सार्वजनिक शिक्षा के कार्यक्रम बना रहा है। ठीक है ना, क्लियर। आजकल इसी वजह से आप देखे होंगे कि इन्हीं के उस पर जो क्लासेस छोटे हो रहे हैं या बड़े क्लासेस में भी आप देख लीजिए, उसमें EVS क्या कर दिया गया है, कंपल्सरी कर दिया गया है लगभग, एनवायरमेंटल स्टडीज। इससे जो पर्यावरण में प्रदूषण फैल रहा है, जैसे आप लोगों के पेपर के लिए एथिक्स कॉमन कर दिया गया है। क्यों कॉमन किया गया? इस वजह से क्योंकि जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको क्या किया जाए, कम किया जाए। जैसा कि देखा गया कि जितने भी हमारे अधिकारी थे, जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक थे,
उनकी नैतिकता में कहीं ना कहीं क्या थी, कमी थी। तो उस कमी को दूर करने के लिए इस सब्जेक्ट को क्या किया जाए, पढ़ाया जाए, बढ़ाया जाए। वही सेम चीज़ क्या है कि पर्यावरण में भी क्या है, असुरक्षा है, आज प्रदूषण है, तो उसको कम करने के लिए जागरूकता बहुत आवश्यक है, ठीक है ना। जागरूकता स्तर पे जो कार्य हो सकता है तो वो हर चीज़ कंट्रोल कर लेगा। इसी वजह से ईवीएस में भी आजकल ये कम आप लोग को कंपल्सरी कर दिया गया है, एनवायरमेंटल साइंस, ठीक है ना। अगला ये मल तथा व्यावसायिक बहिर्स्राव और उत्सर्जन के शुद्धिकरण संयंत्रों की क्या है, निरीक्षण करना, स्थानीय निकायों व औद्योगिक प्रतिष्ठानों को वर्तमान या नए उत्प्रवाहों व उत्सर्जनों के निस्तारण हेतु सहमति देना, बहिर्स्राव व उत्सर्जन के मानकों को, ठीक, एक बार आप इसे जो है जो भी पॉइंट्स हैं इसके अनुकूल वो देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्लियर। फिर इसमें क्या किया है भाई, वही उन प्रवाहों के शुद्धिकरण से रिलेटेड जो भी चीज़ें कृषि और स्थानीय परिस्थितियों में भी आप देख रहे हैं, पेस्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, ठीक, वो भी प्रदूषण फैला रहे हैं, उद्योगों से जो निकल रहा है, अन्य कृत्यों से, ठीक। और हम लोग संरक्षित किससे कर रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 86 के अंतर्गत बोर्ड में सौंपे जो काम वो सब, और हम लोग किस दिशा में कर रहे हैं, सतत लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में, ठीक है ना। तो मेनली ये सब चीज़ें हैं और ये सब है, ये टॉपिक आपका क्या हुआ, कवर हुआ, खत्म हुआ, ठीक है ना। अब इसके लिए बस इतना ही, ठीक ठीक।